नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में कि इसे लाने की सरकार को आवश्यकता क्यों पड़ी, सरकार के समक्ष ऐसी क्या चुनौतियां थीं जिसके कारण उसे एनआरए का गठन करना पड़ा और इसके आने से हमें क्या क्या लाभ होंगे और सरकार ने किन चीज़ों को भी स्पष्ट नहीं किया है एनआरए लाने के बाद, और किस तरीके से सीईटी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, किन किन चीज़ों का स्पष्टीकरण सरकार ने अभी किया है। आज हम वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एनआरए है क्या। तो दोस्तों, एनआरए सिर्फ एक संस्थान है, जैसा कि यूजीसी एक संस्थान है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। चूँकि मैंने बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया हुआ है अलग अलग वेबसाइटों के माध्यम से, इसलिए मैंने जहाँ पर नोट किया हुआ है उसमें भी देख देख के या पढ़ के आपको बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एनआरए है क्या। तो दोस्तों, एनआरए एक संस्थान है। बहुत सारे लोगों को एनआरए और सीईटी में कन्फ्यूजन है कि एनआरए क्या है, सीईटी क्या है। तो दोस्तों, एनआरए सिर्फ एक संस्थान बनाने की सरकार ने घोषणा की है जो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कॉमन पात्रता परीक्षा आयोजित करवाएगा। जैसे कि यूजीसी है, तो यूजीसी नेट, जेआरएफ, एसआरएफ की परीक्षा आयोजित करवाता है, ठीक वैसे ही एनआरए सीईटी की परीक्षा आयोजित करवाएगा। यह परीक्षा 3 स्तर मैट्रिक, हाई सेकेंडरी और स्नातक स्तर पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा का जो स्कोर कार्ड रहेगा वो 3 वर्ष के लिए मान्य रहेगा। हर एक ज़िले में एक एक सेंटर खोला जाएगा। सरकार ने 1000 सेंटर खोलने की घोषणा की है। और स्कोर कार्ड 3 वर्ष मान्य होने के साथ साथ साल भर में परीक्षा 2 बार आयोजित की जाएगी, यानी कि 6-6 महीने में एग्ज़ाम इसका करवाया जाएगा। और चूँकि सरकार का कहना है कि देश में लगभग 22 से 24 एजेंसियां ऐसी थीं जिनकी जो एक ही स्तर की परीक्षा आयोजित करवाती थी, जिससे छात्रों को कई समस्याएं होती थी। फॉर्म अलग अलग भरना पड़ता था, फीस अलग अलग होती थी, एग्ज़ाम डेट क्लैश कर जाती थी, या फिर शहरी क्षेत्रों में ही सिर्फ सेंटर होने की वजह से कई छात्रों को आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वह एग्ज़ाम देने नहीं जा पाते थे। और शहरी क्षेत्रों में एग्ज़ाम होने की वजह से महिलाओं को विशेष रूप से ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था, उनको कई समस्याएं उत्पन्न होती थी। तो उन्हीं छात्रों की शिकायतों के आधार पर सरकार ने एनआरए गठन करने का निर्णय लिया है। अब इसमें सरकार ने अभी वर्तमान में 3 एजेंसियों की परीक्षा आयोजित करवाने की घोषणा की है, जिसमें आरआरबी है, एसएससी है और आईबीपीएस है। क्योंकि सरकार का कहना है कि लगभग 2 से 3 करोड़ युवा प्रति वर्ष 1.5 लाख पदों की भर्ती के लिए एग्ज़ाम देते थे, जिसका स्तर एक ही रहता था, लेकिन छात्रों को फीस अलग अलग देनी पड़ती थी और अलग अलग समय पर एग्ज़ाम कंडक्ट होता था। इसलिए सरकार को भी काफ़ी समस्याएं आती थीं और पाठ्यक्रम भी सभी का अलग अलग रहता था। और परीक्षा की फीस के साथ साथ पाठ्यक्रम में कई सारी विभिन्नताएं भी थीं। तीनों का पाठ्यक्रम अलग होने से छात्रों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसलिए सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए छात्रों के लिए कुछ ऐसा करें जिससे कि उन्हें एक ही फॉर्म भरना पड़े, एक ही परीक्षा हो, सभी का पाठ्यक्रम भी एक जैसा हो, एक बार ही फीस देनी पड़ी। जबकि पहले अलग अलग परीक्षा होती थी, अलग अलग फीस देनी पड़ती थी, वो पाठ्यक्रम भी अलग अलग था, बल्कि स्तर तीनों का लगभग एक ही रहता था। इसलिए सरकार ने ऐसा सोचा है। चूँकि इसका स्कोर कार्ड 3 वर्ष के लिए मान्य है, तो उसी जो स्कोर कार्ड आपका आएगा उसी के आधार पर आप अलग अलग जगह जैसे आरआरबी, एसएससी, आईबीपीएस तीनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। अब सरकार अभी कोशिश ये कर रही है कि कुछ प्राइवेट सेक्टर हैं जिनमें राज्य सरकारें हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, और कुछ अन्य संस्थान है या कुछ अन्य जगहें ऐसी हैं जिन्हें भी औपचारिक प्रक्रिया को अपनाकर वहाँ भी भर्ती करवाने की कोशिश करेगी।
और अभी सरकार ने यह बोला है कि यह उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है, सरकारों के। तो इसमें क्या होगा, हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग से कट ऑफ होगा। उस कट ऑफ के आधार पर आप अलग अलग जगह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने सब प्रथम बार सीईटी का एग्ज़ाम दिया और 200 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें से आपके 150 या 175 मार्क्स आ गए। तो अब जब आरआरबी की वैकेंसी निकलेंगी या एसएससी की निकलेंगी या फिर आईबीपीएस की निकलेंगी, तो उसका एक कट ऑफ निर्धारित कर दिया जाएगा। जैसे आरआरबी का कट ऑफ निर्धारित कर दिया कि 160 मार्क्स है, तो जिन छात्रों के 160 मार्क्स सीईटी में रहेंगे, वो ही छात्र सिर्फ उसमें फॉर्म डाल पाएंगे, उसमें अप्लाई कर पाएंगे। ऐसी प्रक्रिया की है अभी सरकार ने कि इस तरीके से भर्ती होगी। चूँकि सरकार ने आरआरबी का कट ऑफ मान लीजिए 160 निर्धारित कर दिया है और आपके 150 मार्क्स आए हैं, तो अब आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप 6 महीने इंतज़ार कीजिए, फिर से सीईटी का एग्ज़ाम होगा, उसमें उसमें आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगली बार जब वैकेंसी निकलेंगी, तब आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, हर एक ऐसा नहीं होगा कि कोई कुछ व्यक्ति या कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे कि क्या पता ये स्वयं स्वतः चयन कर ले हमारा। जैसे ही आरआरबी की वैकेंसी निकली, तो सीईटी के माध्यम से स्वतः ही चयन कर ले गवर्नमेंट की, नहीं आपको इस बच्चे का 160 से अधिक मार्क्स हैं तो उसका स्वतः ही चयन हो जाए। तो ऐसी अभी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसका सरकार ने स्पष्टीकरण दिया हुआ है। चूँकि हर एक एग्ज़ाम का कट ऑफ अलग अलग होगा, वो भी वैकेंसी के आधार पर होगा। जैसे मान लीजिए 5000 वैकेंसी हैं, तो अभी वर्तमान में जो प्रक्रिया थी या पहले से जो होता आ रहा है कि उसका कई गुना छात्रों को लेते थे, कहीं 3 गुना, कहीं 15 गुना, या फिर कई तरीके से हर एक राज्य का अलग अलग प्रक्रिया है, हर एक राज्य का अलग अलग प्रोसीजर है। अब चूँकि इसका पाठ्यक्रम तो लगभग सेम है, तो जो ये तो सीईटी सिर्फ प्रीलिम्स एग्ज़ाम ही कंडक्ट करवाएगा। जैसे बैंक में आईबीपीएस है, बैंक पीओ वगैरह है, तो उसमें या बैंक ऑफिसर है, तो उसमें मेंस एग्ज़ाम भी होता है, इंटरव्यू होता है। तो सिर्फ ये अंतिम चयन है जो, या फिर फाइनल मेंस या जो आपकी इंटरव्यू होना है, उसका अंतिम चयन से संबंधित भर्ती या प्रक्रिया सारी आईबीपीएस ही करवाएगा। सिर्फ और सिर्फ एनआरए सीईटी के माध्यम से प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। मुझे लगता है अब आप लोगों की समझ में बात अच्छे से आई होगी। अब चूँकि सीईटी में अभी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि प्रयासों का प्रतिबंध कर दिया जाए कि नहीं, आप इतने प्रयास दे सकते हैं, इसके बाद फिर प्रयास नहीं दे सकते, इतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अभी वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं लाया गया है। प्रयासों की संख्या अनंत है, आप जितनी चाहे वह एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, इसमें अपर एज लिमिट ज़रूर रहेगी और एससी एसटी और ओबीसी व अन्य श्रेणियों के लिए भी इसमें कुछ छूट रहेगी। क्योंकि अभी एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम शुरुआत में 2 बार आयोजित होगा, जिससे आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। अब सरकार का कहना है कि अगर सब कुछ सही रहा, अच्छे से प्रक्रिया चली, तो फिर भविष्य में यह सेट और अन्य स्तर की परीक्षाओं का आयोजन करने का विचार है। सरकार का सीधा सीधा सा मतलब है एक साथ कॉमन एग्ज़ाम आयोजित करवा के कि आपकी बेसिक एबिलिटी चेक करना चाहती है, ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और फिक्स एवं चयनित बच्चे ही भर्तियों में अपना आवेदन करें। चलिए अब आगे बात करते हैं कि वर्तमान में सरकार के समक्ष ऐसी कौन कौन सी समस्याएं थीं या ऐसी कौन सी चुनौतियां थीं जिसकी वजह से सरकार को एनआरए का गठन करना पड़ा और कॉमन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पड़ा। तो सबसे पहले सरकार का कहना है कि वर्तमान में 22 से 24 एजेंसियां ऐसी थीं जो विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करवाती थीं। तो समय पर इसमें बहुत सारी समस्याएं आती थीं, जैसे समय पर परीक्षा नहीं हो पाती थी, डेट डिले होती थी, ज़्यादा अभ्यर्थी होने की वजह से उनकी
या डेट डिले होने की वजह से उनकी उम्र निकल जाती थी। संस्थान हैं जो जैसे मध्य प्रदेश का व्यापम है, इस पर लोगों की विश्वसनीयता बहुत कम रहती थी। लोगों को डाउट रहता था क्या पता हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, कहीं फर्जीवाड़ा ना हो जाए, कहीं कुछ अन्य समस्याएं ना हो जाएं। और वर्तमान में सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि समय पर परीक्षा करवाना, क्योंकि ज़्यादा फॉर्म डलते थे तो सरकार के पास कार्य क्षमता या मैन पावर कम होता था, जिससे वो डॉक्यूमेंट सही से चेक नहीं हो पाते थे। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है, जो कि सरकार ने ही स्पष्ट किया है, कि लगभग 22% छात्र ऐसे रहते थे जो जिनकी उम्र निकल जाती थी परीक्षा लेट होने की वजह से। तो कई बार ऐसा भी होता है कि परीक्षा आयोजित करवाने के लिए अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार सरकार को परीक्षा केंद्र नहीं मिलते हैं, जिससे और एग्ज़ाम डिले होता है। और वर्तमान में कभी ऐसा भी होता है कि कोई प्रश्न गलत आ जाता था तो कोर्ट केस चला जाता। जैसे वर्तमान में अभी एमपीपीएससी का आरक्षण से संबंधित मुद्दा है, जिसकी कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है, जिससे छात्रों को काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। छात्र लंबे दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता था कि रिजल्ट बनाने में भी सरकार को काफ़ी समय लगता था, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा रहती थी। सरकार को ज़्यादा लोगों का मैन पावर की ज़रूरत सरकार को पड़ती थी। और रिजल्ट आने में कभी कभार ऐसा भी होता था कि 2 से 3 साल से भी अधिक समय लग जाता था, जिससे कई छात्रों की तो उम्र ही निकल जाती थी। ऐसी कई अनेक चुनौतियां सरकारों के समक्ष या केंद्र सरकार के समक्ष थी, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए का गठन करने की का सोचा, जिसके माध्यम से अब वो प्रीलिम्स स्तर पर एक कॉमन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। अब बात करते हैं कि प्रीलिम्स स्तर का एग्ज़ाम आयोजित होने से छात्रों को क्या लाभ होंगे, किस तरीके की समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी अब छात्रों को। तो सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि केंद्रीय स्तर पर परीक्षा आयोजित होने से लोग प्रतिबद्धता और लोगों की विश्वसनीयता ज़्यादा बढ़ेगी। अभी कई लोगों के साथ ये होता था कि लोग सोचते थे, जैसे मध्य प्रदेश में सोचते हैं कि व्यापम है तो क्या पता घोटाला ना हो जाए, हमारा चयन हो या ना हो, ऐसी कई चीज़ें रहती थी। ऐसा कई लोग या कई छात्रों के मन में डाउट रहता था। तो अब एक विश्वसनीयता बढ़ जाएगी केंद्रीय स्तर पर एग्ज़ाम आयोजित होने से। दूसरा है, तय समय सीमा में एग्ज़ाम होंगे और तय समय सीमा में भर्ती भी होने की पूर्णतः संभावना है, और तय समय सीमा में परिणाम भी आएंगे। अब ऐसा भी रहेगा कि तुरंत स्कोर कार्ड आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि पूरा एग्ज़ाम कंप्यूटर के माध्यम से होगा, ऑनलाइन होगा। तो आपको आपका स्कोर कार्ड तुरंत उपलब्ध हो जाएगा, जैसा कि जिन लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार आयोजित करवाती है व्यापम के माध्यम से एग्ज़ाम आयोजित करवाती थी, या जो अभी पीईवी जिसका नाम है उसके माध्यम से एग्ज़ाम आयोजित होता था, तो उसमें स्कोर कार्ड तुरंत दे दिया जाता था, जिससे सेम यहाँ पर भी रहेगा। आपका स्कोर कार्ड आपको एग्ज़ाम के तुरंत बाद मिल जाएगा, जिससे आपको एक फ़ायदा होगा, आपको पता चल जाएगा पूर्व के कट ऑफ के आधार पर आपको पता रहेगा कि इस जगह में मुझे चयन होना है, इस वैकेंसी में मुझे चयनित होना है, तो मुझे इतने मार्क्स चाहिए। अगर आपके मार्क्स उतने नहीं आए हैं तो आप क्या करेंगे, आप फिर से तुरंत तैयारी करना शुरू कर देंगे, आपको रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों को ये होगा। अब अगला है, एजेंसी सर से सरकार को कम परेशानी होगी व छात्रों को परेशानी कम होगी, सरकार का खर्चा भी कम आएगा और सरकार और छात्र दोनों की समय की भी बचत होगी। क्योंकि जो भी व्यक्ति पहली बार एग्ज़ाम में बैठेगा तो उसे अपना स्तर पता चल जाएगा, फिर वो अगली बार तैयारी के साथ एग्ज़ाम में बैठेगा, या फिर तुरंत पता चल जाएगा कि उसके इतने मार्क्स आए हैं तो वो तुरंत तैयारी करने लगेगा। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने पहली बार एग्ज़ाम दिया और उसका स्कोर काफ़ी अच्छा आ गया, और उसे
अगली बार एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। किसी ने एग्ज़ाम दिया, मान लीजिए 200 नंबर का एग्ज़ाम था, अब उसके 180 मार्क्स आ गए पहली बार में ही एग्ज़ाम देने के बाद। तो यहाँ पे सीईटी क्या करेगा कि आपसे पूछेगा कि आप अपने इस जवाब से संतुष्ट हैं या नहीं हैं। तो आपसे जवाब मांगा जाएगा कि आप संतुष्ट हैं इस जवाब के, इस स्कोर से। जैसे ही आप हाँ बोल देंगे तो आपका वो स्कोर सीईटी या एनआरए जो भी करेगा, यह भी स्पष्ट नहीं है, वो आपका स्कोर पूछने के बाद 3 साल के लिए वैलिड कर देगा। और चूँकि ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होंगे तो इनकी मॉनिटरिंग भी अच्छे से होगी और वेबकास्टिंग भी होगी, जिससे जो परीक्षा केंद्र रहेंगे उनका फीडबैक भी जाता रहेगा और पता भी चलेगा लोगों को कि इनको हटाना चाहिए, यहाँ पे इस परीक्षा केंद्र में क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी। इससे कई छात्रों के समय की भी बचत होगी। जैसे कि किसी छात्र ने प्रथम प्रयास में एग्ज़ाम दिया तो उसके 180 मार्क्स आ गए। अब उसे पता है कि जिस जगह पर उसे या जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है उसका कट ऑफ 120 जाता है, तो वह छात्र अगली बार फॉर्म नहीं भरेगा। उसके पैसों की बचत होगी, समय की भी बचत होगी और वह समय जो बचा हुआ रहेगा उसको किसी अन्य कार्य में भी लगा सकता है। चूँकि 100% विश्वसनीयता रहेगी लोगों की, तो कम समय में एकदम सटीक परिणाम आने की भी उम्मीद है। चूँकि एग्ज़ाम सिर्फ प्रीलिम्स स्तर पर ही आयोजित होना है और प्रत्येक ज़िले में एक परीक्षा केंद्र भी रहेगा, तो इससे गरीब अभ्यर्थियों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। अब इसमें एक फ़ायदा ये भी होगा कि प्रीलिम्स के मार्क्स के आधार पर आपकी सीधी स्क्रीनिंग करके प्राइवेट सेक्टर में भी आपको सेवाएं प्रदान करने का अवसर मिलेगा। और कुछ संस्थाएं या राज्य सरकारें ऐसी भी थीं जो सिर्फ प्रीलिम्स के बाद ही सीधी भर्ती या फिर ज्वाइनिंग दे देती थी छात्रों को। तो उन राज्य सरकारों को अलग से एग्ज़ाम आयोजित करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, अभी वो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आयोजित करवाता है, तो वो सिर्फ प्रीलिम एक ही एग्ज़ाम आयोजित करवाता है, इसके बाद फिजिकल और मेडिकल करवा के छात्रों को ज्वाइनिंग दे देता है। तो अभी सीईटी के माध्यम से उन छात्रों का सिर्फ और सिर्फ स्कोर लिया जाएगा, उनको क्वालिफाई किया जाएगा सीईटी के स्कोर के आधार पर। जैसे कांस्टेबल का सीईटी के स्कोर से उन्होंने कट ऑफ फिक्स कर दिया कि आपको 200 में से 120 मार्क्स वाला छात्र ही सिर्फ एमपी कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकता है। तो जिन छात्रों के 120 से अधिक मार्क्स होंगे वो सभी छात्र अप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद उन सभी छात्रों को, जितने लोग अप्लाई करेंगे उनमें से कई गुना, जितनी जगह है उसके कुछ गुना छात्रों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद फिर मेडिकल के लिए। तो जो फिजिकल और मेडिकल की प्रक्रिया होगी वो राज्य सरकारें ही आयोजित करवाएंगी। सिर्फ जो एग्ज़ाम रहेगा प्रीलिम्स, वो एग्ज़ाम सीईटी के माध्यम से ही होगा। इसके बाद ऐसा होता है कि छात्र स्वयं की मर्जी से पूरे देश में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी योग्यता और अपने स्तर के अनुसार। जैसे किसी छात्र ने, मान लीजिए उसका स्कोर कार्ड है या फिर उसने सेकंड स्टेज हायर सेकेंडरी लेवल सीईटी का क्रॉस किया हुआ है, तो वो पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी 12th बेस पे वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे उसके स्कोर के आधार पर अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही ग्रेजुएशन स्तर पर रहेगा। अगर कोई छात्र ग्रेजुएशन स्तर पर सीईटी क्वालिफाई है, सीईटी का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो जब ग्रेजुएशन स्तर की वैकेंसी ऑल इंडिया में कहीं भी निकलती हैं तो वह छात्र तो वहाँ भी अप्लाई कर सकता है। अब इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि छात्रों को दूसरे राज्यों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 6 महीने का समय भी बचेगा। और पहली बार में स्कोर अच्छा नहीं आया है तो आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जिसका स्कोर अच्छा आ गया तो वो फुर्सत से अपने घर बैठ सकता है, सिर्फ वैकेंसी आने का इंतज़ार कर सकता है, या फिर मेडिकल वगैरह या फिजिकल होता है तो उसकी भी तैयारी करने के लिए जुट जाएगा कोई भी छात्र। अब एक फ़ायदा ये भी होगा कि प्रश्न पत्र जो रहता है, कभी कभार गलत प्रश्न आ जाता है या ट्रांसलेशन गलत रहता है, कई सारी चीज़ें रहती हैं, तो
प्रश्न पत्र की जो गुणवत्ता रहेगी उसमें भी काफ़ी सुधार रहेगा। पेपर लीक होने की कोई संभावना नहीं रहेगी और कोई विवाद नहीं होगा, कोई कोर्ट केस की समस्या नहीं आएगी। अब अभी सरकार का कहना है कि प्रोफेसर के जो पद होते हैं उनके लिए अप्लाई करने, प्रोफेसर का जैसे अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अभी प्रोफेसर की भर्ती एग्ज़ाम के माध्यम से करवाती है। तो अगर उसने मान लीजिए सीईटी के माध्यम से प्रोफेसर की भर्ती होती है तो उसके लिए जो उनका स्कोर कार्ड रहेगा क्या वह भी 3 साल के लिए मान्य रहेगा। तो सरकार ने अभी इसका स्पष्टीकरण कर दिया है कि हाँ वो भी 3 साल के लिए मान्य रहेगा। अगर ऐसा राज्य सरकार करवाती है तो, क्योंकि ये सभी राज्य सरकारों के शौर्य पर निर्भर करता है। वैसे भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने तो एनआरए के गठन के बाद तुरंत ही हाँ भर दिया था कि हाँ हम सीईटी के माध्यम से ही अपना सभी परीक्षाओं का आयोजन करवाएंगे। तो आपसे तो एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सीईटी को लागू करने वाला राज्य कौन सा था। तो मध्य प्रदेश ही है जिसने सबसे पहले घोषणा कर दी है। अब बिना मानवीय हस्तक्षेप के एग्ज़ाम भी होगा और कंप्यूटरीकृत एग्ज़ाम होगा। एक लाभ ये भी होगा और इसमें प्रयासों की सीमा पर कोई अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ उम्र सीमा का प्रावधान है, अपर एज लिमिट का प्रावधान है जो, और SC ST OBC के लोग छात्रों को, अभ्यर्थियों को वही 3-5 साल का जो आयु सीमा में छूट मिलती थी वही मिलेगी। अब इसमें सबसे बड़ा एक लाभ ये भी है कि वर्तमान में जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है तो उनमें से 12 भाषाओं में परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब बात करते हैं हम कि किन किन चीज़ों का स्पष्टीकरण नहीं है या किन चीज़ों के बारे में अभी सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। जैसे कि प्रति वर्ष लगभग एक से एक टैलेंट सामने आएंगे क्योंकि यह परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएगी। तो किसी छात्र ने 3 साल पहले एग्ज़ाम दिया था और उसका स्कोर 3 साल के लिए वैलिड है। अब वह छात्र अगली साल एग्ज़ाम नहीं दिया और फिर अगली साल भी नहीं दिया। अब जो इन 2 सालों में जो नए छात्र आएंगे वो काफ़ी टैलेंटेड रहेंगे तो उनके सिलेक्शन की ज़्यादा संभावना रहेगी। और जो छात्र है बैठा हुआ है तो वो वापस से अगर उसके कम मार्क्स हैं तो या तो वो ट्राई करेगा, अगली बार फिर से फॉर्म भरेगा, अगली बार फिर से एग्ज़ाम देगा अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए, या फिर यूं ही बैठा रहेगा सोचता रहेगा मेरा इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा, अगली बार होगा। मतलब सीधा सीधा सा कहने का यह है कि इसमें वरीयता, इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि जो पूर्व में 2 साल पुराना छात्र रहेगा उसको कोई वरीयता या प्रेफरेंस या कोई महत्व दिया जाएगा। फिर अगला है कि जो कई राज्य ऐसे होते हैं कि जहाँ पे प्रीलिम्स सीईटी के माध्यम से कंडक्ट ले लेंगे, सीईटी का स्कोर ले लेंगे। फिर जिन राज्यों में मेंस की परीक्षा होती है तो वह स्कोर मान्य करेंगे या नहीं, ऐसा सरकार ने अभी कंपलसरी नहीं किया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि नहीं सीईटी का प्रीलिम्स का स्कोर आपको लेना पड़ेगा। अभी ऐसा जरूरी और सख्त निर्देश नहीं दिए गए हैं राज्य सरकारों को। तीसरा, उम्र, समान अंक या फिर जन्मतिथि, जैसे किसी व्यक्ति 2 छात्रों के समान अंक हैं या फिर समान जन्मतिथि है या फिर और भी कोई समस्या है तो उसके बारे में अभी स्पष्ट नहीं किया है कि जैसे 2 छात्रों की जन्मतिथि समान है तो, या फिर समान अंक आए हैं जन्मतिथि अलग अलग है तो किस छात्र को वरीयता दी जाएगी, किस आधार पर दी जाएगी, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। अब अगली बात यह है कि अगर प्री का स्कोर कार्ड 3 वर्ष के लिए मान्य है तो फिर सरकार मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए भी क्या समय सीमा फिक्स करेगी, इसका अभी स्पष्टीकरण या स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला है कि हाँ इसका भी समय फिक्स रहेगा कि प्रीलिम्स 6 महीने में 1 बार होगा, सीईटी का एग्ज़ाम
साल भर में 2 बार होगा। तो इसी तरीके से मेंस और इंटरव्यू के लिए भी समय फिक्स किया जाएगा कि इतने समय में ही ये परीक्षा आयोजित करवानी पड़ेगी। ना ही ये स्पष्ट है कि ऐसा कैलेंडर जारी होगा जैसा कि यूपीएससी अपना कैलेंडर जारी करवाती है कि प्रीलिम्स अभी हो इस तारीख को होगा। जैसे अभी अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी ने जारी भी किया है अपना कैलेंडर कि इतने तारीख को प्रीलिम्स होगा, इस महीने में मेंस होगा, इसमें इंटरव्यू होने की संभावना रहेगी। क्या ऐसा कैलेंडर भी जारी करेगी सीईटी या एनआरए, ऐसा कैलेंडर जारी करवाएगा? और फिर अगली चीज़ यह स्पष्ट नहीं की है सरकार ने कि हर 6 महीने में क्या सरकार जो 3 विभाग हैं जिनका अभी एग्ज़ाम लेगी, आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी, इनका प्रीलिम्स एग्ज़ाम लेगी, तो क्या सरकार हर 6 महीने में वैकेंसी निकालेगी या नहीं निकालेगी? या फिर आप लोगों को सिर्फ एक झुनझुना पकड़ा दिया है? तो इन सभी चीज़ों का अभी सरकार के द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सचमुच में सरकार ने आप लोगों को झुनझुना तो नहीं पकड़ा दिया है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला वीडियो शीघ्र ही आपके पास आएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।